नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मेहरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इंस्ट्रक्टर पे। और इसी सीरीज में हम प्रोनाउन को आज कंप्लीट करेंगे। हमने अभी तक 5 प्रोनाउंस पढ़ लिए हैं और रिमेनिंग 5 को भी कवर करेंगे। इनमें से जो आप स्लाइड पे देख पा रहे हो दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्रोनाउंस में अगर आप सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो इसके आते हैं, और सबसे ज़्यादा जो समझने वाला प्रोनाउन है दैट इज पर्सनल प्रोनाउन, है ना? उसको आपको अच्छे से समझना है, इसीलिए मैंने वहाँ पे टाइम लिया। रिलेटिव प्रोनाउन मैंने किसके जैसे बताए थे, मैंने आपको बताया हु, व्हिच, दैट, हुज, हुम। ये जो दैट आता है ये वाले तो रिलेटिव प्रोनाउन है। एंड हु, व्हिच, व्हाट, हुज, हुम, ये क्या थे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन थे, जिनको हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा। ठीक है, तो लास्ट वाली क्लास वाले यहाँ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। उसमें खाली रिलेटिव प्रोनाउंस में अगर हम दैट को हटा दें और इसकी जगह व्हाट लगाते हैं तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। बस फर्क आपको ये समझना है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज किए जाएंगे और दे विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, है ना? जबकि ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो स्टेटमेंट्स में यूज किए जाएंगे एंड दे विल रिलेट, सिंस दे विल रिलेट नाउन, तो ये कहाँ होंगे? ये सेंटेंस में कहीं बीच में होंगे। तो ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। और यहाँ एक चीज आपको समझनी है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इनका क्या पर्पस है, तो दे कनेक्ट क्लॉजेस, है ना? ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं या क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं। गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट एंटीसीडेंट, और जिसके बारे और किसी चीज के बारे में क्या दे रहे होते हैं? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। जिस नाउन के बारे में, जिस प्रोनाउन के बारे में ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, द नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट का मतलब भी हुआ पूर्वगामी, यानी पहले आने वाला। जैसे एग्जांपल देखिए, द बॉय हु इज प्लेइंग, यहाँ कॉमा आएगा, इज माई ब्रदर। तो मैं क्या बोलता हूँ, अभी तक हमने हु का मतलब क्या देखा था? हु आर यू, हु इज द बॉय। हु का मतलब कौन होता है, लेकिन वो हु कहाँ आता है? स्टार्टिंग में आता है। यहाँ आप देख रहे हो द बॉय, लड़का, हु इज प्लेइंग, द बॉय हु इज प्लेइंग मतलब वह लड़का जो खेल रहा है, इज माई ब्रदर। तो वह लड़का जो खेल रहा है, या लड़का जो खेल रहा है वो मेरा ब्रदर है। तो ये हु का क्या मतलब आया सामने निकल के? जो। ठीक है, ये पांचों क्या है आपके पास में? हु, विच और दैट। इन तीनों का मतलब ही हिंदी में क्या होता है? जो। ठीक है, पर्सन के लिए जो आएगा तो हु यूज करेंगे, थिंग के लिए जो आएगा तो विच यूज करेंगे, और दैट जो है आप देख सकते हो, देखो ये पर्सन के लिए, थिंग के लिए। जबकि दैट जो है ना, वो पर्सन के लिए भी, बोथ पर्सन और थिंग दोनों के लिए क्या यूज किया जाता है? दैट यूज किया जाता है। लेकिन हमेशा नहीं करेंगे, उसके कुछ कंडीशंस हैं जो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखी हुई है, मैं बता दूंगा। जब एंटेसिडेंट से पहले सुपरलेटिव डिग्री हो, या फिर द फ्यू, द ओनली, द सेम, ऐसे वर्ड्स हो, या फिर एंटेसिडेंट हमारा क्या हो? एनिमल या थिंग, दोनों चीज हो। तो ये तीनों का मतलब हु, विच और दैट, इन तीनों का हिंदी में अर्थ जो निकलता है। हु तभी यूज करेंगे जब हम पर्सन को रेफर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे किया गया है। थिंग्स को रेफर किया जाएगा या थिंग्स के बारे में बताया जाएगा तो विच यूज करेंगे। और दैट कब यूज करना है? तो ये पर्सन के लिए भी कर सकते हैं और थिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं 3 कंडीशन है जो आगे आपको और बताऊंगा। फोर्थ है हुज, ये पोजीशन के लिए लिखा जाता है। एंड फिफ्थ है हुम, ये ऑब्जेक्ट के लिए लिखा जाता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को मॉडिफाइड करता है, ये उसके बारे में एडिशनल डिटेल देता है, जबकि ये किसी पजेसिव चीज के लिए। इसका तो हिंदी में अर्थ निकलेगा जिसका, जिसकी, जिसके, जिसका, जिसकी और जिसके। जबकि whom का मतलब होगा जिसे, जिससे, जिसे या जिससे। whom do you want to meet, तुम किससे मिलना चाहते हो? तुम जिससे मिलना चाहते हो वो यहाँ नहीं है। इस तरीके की जो सेंटेंस है, किससे, जिससे, तो उसको whom लिखा जाएगा। आई होप आपको समझ में आया कि व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है। आरपी कहने का मतलब हु, विच, दैट, हुज, हुम है। आरपी से पहले, आरपी से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एक नाउन या प्रोनाउन यूज होता है, जिसके बारे में दूसरा वाला क्लॉज बता रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एंटेसिडेंट बोलते हैं। ये जो एंटेसिडेंट बोला है, ये किसको बोला है? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन प्रोनाउन, जिसके बारे में हमें एडिशनल डिटेल मिल रही है, इसको एंटेसिडेंट बोलते हैं। तो अगर एंटेसिडेंट पर्सन है तो हम किसका यूज करेंगे? हु का। अगर एंटेसिडेंट थिंग है तो किसका यूज करेंगे? विच का। ठीक है, और अगर हमें एंटेसिडेंट की पोजीशन बतानी है तो हम हुज का यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट
है, एंटेसिडेंट हमारे सेंटेंस का या वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो हम किसका यूज करेंगे, whom का यूज करेंगे। और ये जो बताया कि दैट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको अलग स्लाइड में लिखा है, जो कि नेक्स्ट है। आप फटाफट से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे अगर आपको समझ में आ रहा है, और ये जो दैट का कॉन्सेप्ट है ये भी ज्यादा लोगों तक भी पहुंच सके, आप लाइक करेंगे तो, शेयर करेंगे तो ये देखो, ये कंडीशन फॉर द यूज ऑफ दैट। पहले बात तो आपको ये ध्यान रखना है, दैट किसके लिए यूज करेंगे, तो पर्सन और थिंग और एनिमल, दोनों तीनों के लिए यूज किया जा सकता है। ऐसे नहीं एक पर्सन के साथ में दैट यूज नहीं करेंगे, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस है। जैसे कंडीशंस फॉर द यूज ऑफ दैट यूज करने की पहली कंडीशन क्या है, व्हेन एंटेसिडेंट हैज प्लूरल, सॉरी, व्हेन एंटेसिडेंट हैज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब मैंने बताया कि पहले वाले नाउन को ही क्या बोलते हैं, एंटेसिडेंट बोलते हैं। अगर उस जैसे पिछली वाली स्लाइड में क्या था लिखा हुआ था ना, द बॉय, ये द बॉय, ये सिर्फ एंटेसिडेंट है ना, नाउन है। लेकिन इस नाउन से पहले द टॉलेस्ट बॉय बोल दूं, द टॉलेस्ट बॉय, तो मैं यहाँ पे हु की जगह क्या लिखूंगा, दैट लिखूंगा। यही मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि अगर एंटेसिडेंट से पहले सुपरलेटिव डिग्री है तो हम किसका यूज करेंगे, तो हु या विच, है ना। को एंटेसिडेंट तो कोई सा भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकती है और थिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो पर्सन और थिंग से पहले सुपरलेटिव डिग्री है, तो इनका यूज नहीं करके हमको किसका यूज करना है, दैट, ठीक है। ये पहला रूल बोल रहा है, व्हेन एंटेसिडेंट हैज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। दूसरा बोल रहा है व्हेन एंटेसिडेंट इज बोथ पर्सन और थिंग, है ना, या फिर बोलते हैं पर्सन और एनिमल। हम बोलते हैं पहले वाले केस में तो हमारे पास में ये क्या था, हमारा एंटेसिडेंट एक पर्सन पर्सन था। लेकिन अगर मैं बोल दूं द बॉय एंड हिज एनिमल, द बॉय एंड हिज डॉग, अगर दोनों एंटेसिडेंट हो, हमारा एंटेसिडेंट एक नहीं है, हमारा एंटेसिडेंट अगर दोनों हो, तो हमको किसका यूज करना है, व्हेन एंटेसिडेंट इज बोथ पर्सन और थिंग और एनिमल, तो हमको किसका यूज करना है, हु विच की जगह किसका यूज करना है, दैट का यूज करना है। और एक चीज और है, व्हेन द एंटेसिडेंट हैज द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, द सेम, है ना, एवरीथिंग, या फिर ऑल प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, उस कंडीशन में हमको किसका यूज करना है, दैट का यूज करना है। भले ही वहां हु आना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, या विच आना चाहिए। जैसे लिखा हुआ ना, ऑल द प्लूरल काउंटेबल नाउन, अगर मैं बोलूं ऑल द स्कूल्स, ठीक है ना, तो मैं विच नहीं बोलूंगा, ऑल द स्कूल्स दैट बोलूंगा। आ रही है आपको बात समझ में, ऑल द प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो वहां हु और विच की जगह किसका यूज करना है, दैट का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि दैट को यूज करना है किसके लिए, पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन किन कंडीशन में, जब एंटेसिडेंट से पहले क्या है आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, या फिर आप बोल सकते हो हमारा जो एंटेसिडेंट है वो खुद का एक पर्सन और एक एनिमल को इंक्लूड करता है, या एक पर्सन और एक थिंग को इंक्लूड करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एंटेसिडेंट है उससे पहले जो एडजेक्टिव यूज हुए हैं वो द फ्यू, द लिटिल, द सेम, है ना, एवरीथिंग, या ऑल द प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तो हमको हु विच की जगह दैट यूज करना है। ये बिल्कुल क्लियर रहे कि हु विच की जगह ही दैट यूज करना है। ऐसा नहीं जहां हुम आ सकता है, जहां हुज आ सकता है, वहां पे भी आप दैट यूज कर रहे हो। ओनली हु और विच के लिए आपको किसका यूज करना है, दैट का यूज करना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं अतुल हु लाइक्स हॉकी लिव्स एट 5th फ्लोर, है ना। ये देखो, ये आपका क्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, अभी हमने बोला ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, आरपी मैं उसको बोलता हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटेसिडेंट, ठीक है। तो ये हमारा एंटेसिडेंट है। और एक रूल और बताऊंगा, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में जो वर्ब आएगी वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो एंटेसिडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। अतुल सिंगुलर, इसीलिए क्या आया, अतुल हु लाइक्स हॉकी लिव्स एट 5th फ्लोर, है ना, वो 5वें फ्लोर पे रहता है। अब मैं बोलूंगा आई लॉस्ट द बॉल, आई लॉस्ट द बॉल विच आई बॉट यस्टरडे। बॉल कौन सी, तो विच, बॉल कौन सी, विच आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी थी। तो बॉल एक थिंग है, इसके लिए यहाँ विच यूज हुआ है। अतुल एक पर्सन है, इसके लिए हु यूज हुआ है। थर्ड में देखो, आई लॉस्ट द फ्यू बुक्स, अब मैंने क्या बोला है, आई लॉस्ट द फ्यू बुक्स दैट आई हैड। अब मैंने दैट का क्यों यूज किया, सिंस बुक्स तो क्या है, बुक्स तो आप बोलोगे सर थिंग्स है, तो विच यूज किया जाना चाहिए। लेकिन ये थर्ड रूल लग रहा है, द फ्यू, द लिटिल, द सेम, द ओनली, ऐसा होगा। तो द फ्यू बुक्स होने की वजह से यहाँ क्या आएगा, दैट आएगा। सेम क्वेश्चन है, ही लॉस्ट
द फ्यू फ्रेंड्स दैट ही हैड, है ना। दैट क्यों आया, फ्रेंड्स तो लिविंग थिंग है, यहाँ तो हु आना चाहिए, लेकिन यहाँ ये किसकी वजह से आया है, द फ्यू की वजह से आया है। ठीक है, आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा होगा तो भी यू कैन डू इट, आपको बस इजीली समझना है। ठीक है, एंड द पेन हुज कैप इज रेड। अब यहाँ हुज क्यों आया, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ पेन जिसकी कैप है ना, मेरे को जिसका जिसकी बोलना है, तो हुज कैप इज रेड इज माइन। एंड दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय whom आई मेट yesterday। ऐसा क्यों हुआ, तो दिस इज वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद में हमको किसका यूज करना पड़ेगा, whom का यूज करना पड़ेगा। whom आई मेट yesterday, ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब आई होप आपको दैट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है कि दैट किन किन कंडीशंस में यूज करेंगे। तो इससे पहले कई बार मेरे से विद्यार्थी जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जब ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है ऑलमोस्ट, तभी उनको याद आता है कि सर हम बाकी क्वेश्चंस तो कर पा रहे हैं, बट वी आर टोटली कंफ्यूज बिटवीन हु एंड whom, इसका हमें कुछ बताइए। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आपका अल्टीमेट कंफ्यूजन किसके बीच में है, हु और whom में है, आप यहाँ आके फंस जाते हैं कि हु आएगा या whom आएगा। यहाँ अगर आप फंस रहे हैं, यहाँ आपको एक चीज को एलिमिनेट करना है, तो ये चीज मैं आपको बता सकता हूँ, ये आपको इस चीज में भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप पहले इस चीज को अच्छे से देखो, कहा मैंने हु और whom लिखा है, ये रहा whom और ये रहा हु। इन दोनों में आप देखोगे तो आप देखोगे कि हु के जस्ट बाद में क्या आती है, वर्ब आती है ना, हर जगह आएगी। लेकिन whom जब भी आएगा ना, तो उसके बाद में वर्ब इमीडिएटली बाद में नहीं आएगी, इससे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो हु इज इमीडिएटली फॉलोड बाय, हु के बाद में हमेशा क्या आएगी, वर्ब आएगी। जबकि यहां आप देखोगे तो यहाँ पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में क्या आएगी, वर्ब आएगी। ठीक है, मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। सी इज द लेडी, फिल इन द ब्लैंक, एंड एक दूसरा एग्जांपल है सेम इसी तरीका, और आपके साथ में ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन दे रखे होंगे, जैसे दोनों में सेम ऑप्शन ले लेते हैं कि हु, whom, which या दैट। तो आपको क्या यूज करना, तो आप देखो, अगर आप आके कंफ्यूज हो जाते हो या फिर आप देखते हो द लेडी है, द लेडी है, तो विच तो नहीं आएगा, ना ही दैट आएगा, दैट वाली कोई कंडीशन भी नहीं है। दैट वाली कंडीशन में मैंने बताया जब एंटीसीडेंट क्या हो, एनिमल और थिंग दोनों हो, एंटीसीडेंट से पहले सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं है, ना ही द फ्यू द ओनली है, तो ये भी नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली क्या बचते हैं, हु और whom बचते हैं। अब इनमें मैंने आपको क्या बताया, शी इज द लेडी, ये वो लेडी है, whom आई लाइक मोस्ट, whom आएगा यहाँ, जिसको, जिसको whom, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि whom के इमीडिएट बाद में वर्ब नहीं आएगी, इससे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, यू कैन सी द सब्जेक्ट एंड देन वर्ब। और दूसरे में शी इज द लेडी, हु, और हु के बाद में यहाँ क्या आएगा, लाइक्स आएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले बताया, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो एंटीसीडेंट होता है, उस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही हमको किसको लिखना होता है, वर्ब को लिखना पड़ता है। तो शी इज द लेडी हु लाइक्स मी द मोस्ट। ठीक है, इस तरीके से ये आपका सेंटेंस है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी मैंने आपको जो चीज बताई कि हु और whom में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप देखोगे आपको अचानक से ये चीज बिल्कुल इजी लगने लगेगी, जितना आपने सोचा भी नहीं था। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इस वर्ड से देखते हैं व्हाट इंडेफिनिट मींस। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित मतलब जो फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। सपोज करिए डोर पे अभी कोई आ रहा है, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, तो मैं क्या बोलता हूँ, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। अब मैंने क्यों समवन बोला, क्योंकि जो पर्सन नॉक कर रहा है उसके बारे में मुझे पता है नहीं वो कौन है, वेदर ही इज मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। ठीक है, तो मैं उसके नाम की जगह क्या बोल देता हूँ, कोई आया है।
कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तो ये क्या होते हैं, इंडेफिनिट होते हैं, दे रेफर टू अ नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। तो ये हो गया स्पेसिफिक पीपल के लिए तो हम क्या यूज करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं। नॉन स्पेसिफिक पीपल के लिए, पर्सन के लिए किसका यूज किया जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज किया जाएगा, जैसे समवन, ठीक है, एनीवन, समथिंग, एनीथिंग, है ना, नो वन। मैं बोलता हूँ कोई नहीं कर सकता है, तो मैं किसी का नाम तो जानता नहीं हूँ, है ना, कोई नहीं कर सकता मतलब कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मैं किसी स्पेसिफिक को नहीं बोल रहा हूँ, नॉन स्पेसिफिक को दर्शा रहा हूँ। इनके लिए क्या यूज किया जाता है, समवन, समथिंग, एनीवन, एनीथिंग, नो वन, नथिंग, ये यूज किया जाता है। इन इनका यूज कैसे हुआ है, देखो, समवन इज कॉलिंग यू, ठीक है। तो कोई पुकार रहा है, मैंने बस आवाज सुनी कि कोई तुम्हारा नाम ले रहा है, तो मैं उस पर्सन का नाम नहीं जानता ना। अगर मैं जानता कि वो कोई लड़का है तो मैं बोलता ही इज कॉलिंग यू, लेकिन वो कोई तो तुम्हें बुला रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, समवन इज कॉलिंग यू। कोई तो गेट पे है या कोई तो नॉक कर रहा है, तो समवन इज नॉकिंग एट द डोर, है ना, ठीक। बस ये इंडेफिनेट इतना ही है, आपको इस वर्ड को समझना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर बता सकता हूँ, हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसके लिए अलग से आएगा, लेकिन आपको ये समझना है कि समवन के साथ में हमेशा क्या आएगा, या इंडेफिनेट जितने भी प्रोनाउन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन जब भी हमारे सब्जेक्ट होंगे, दे विल टेक सिंगुलर वर्ब। ये चीज आप जरूर यहाँ अपनी कॉपी में कहीं पे नोट कर लेना, दैट इंडेफिनेट जो प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है। बस इंडेफिनिट प्रोनाउन में आपको इतना ही देखना है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है, ये समझना है। इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जांपल क्या है, तो समवन और समथिंग वाले जितने भी है, एनीवन, एनीथिंग वाले जितने भी है, नो वन, नथिंग वाले जितने भी है, ये सब है। और इन सब के साथ में वर्ब कैसी यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब आपको यूज करनी है। ये है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। फिर है आपके पास में रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब भी क्या हुआ, रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम। हम पहले मैथ्स में जैसे नहीं पढ़ते थे, एक्स का व्युत्क्रम क्या है, 1/x है, ठीक है। तो इसको हिंदी में तो व्युत्क्रम बोल देते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं। हालांकि ये अभी आपका इतना काम का नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, चीजों को जब कनेक्ट कर पाओगे तो अच्छे से सीख पाओगे। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ, उल्टा हुआ। तो हम बोलेंगे दो लोगों के लिए हम जैसे यूज करते हैं, इसमें रेसिप्रोकल में दो ही प्रोनाउन है हमारे पास में, एक तो है ईच अदर, एक है वन अनदर। और आप देख सकते हो दो लोगों के लिए अपन यूज करेंगे ईच अदर, और दो से ज्यादा देखो, दो लोगों के लिए यूज करेंगे ईच अदर, और दो से ज्यादा के लिए यूज करेंगे वन अनदर, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को, एक दूसरे से, एक दूसरे के लिए, कुल मिला के एक दूसरे जब भी हम बोलते हैं तो उसके लिए वन अनदर और ईच अदर का यूज किया जाता है। ईच अदर इज यूज फॉर टू पर्सन, और वन अनदर इज यूज फॉर मोर देन टू पर्सन। अब यहाँ देखिए, मैंने एक सेंटेंस में लिखा है बोथ द ब्रदर्स, है ना, हेल्प, या सपोज करो फिल इन द ब्लैंक्स होता, तो यहाँ मुझे बोथ से ही तो पता चल रहा है, बोथ रेफर्स टू टू, बोथ द ब्रदर्स हेल्प, तो दो आया, इसके लिए यहाँ क्या आएगा, ईच अदर आएगा। यहाँ दे हेल्प ईच अदर, ठीक है। तो दे हेल्प ईच अदर, हमारा सब्जेक्ट जो है वो दे है, हमको नहीं पता चल पाएगा कि ये दे दो के लिए यूज किया जा रहा है या फिर मोर देन टू के लिए। तो जब भी टू स्पेसिफिक नहीं हो, है ना, टू स्पेसिफिक करने के लिए हमेशा हमारे पास में बोथ आएगा, आइदर आएगा, नाइदर आएगा। ये वर्ड्स होते हैं जो दो लोगों को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ बोथ, आइदर, नाइदर, ठीक है, जब दो का पता नहीं चलेगा या स्पेसिफिकली टू लिख देगा, तो इनकी एब्सेंस में हम दे को क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। और प्लूरल या दो से ज्यादा होने की वजह से यहाँ किसका यूज किया गया है, वन अनदर का यूज किया गया है, ठीक है। ईच अदर दो के लिए रेफर करता है। अगेन हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, तो नाइदर ऑफ द मैन, ठीक है, मैंने बताया था आइदर ऑफ, वन ऑफ, सम ऑफ, इनके बाद में नाउन जो होता है वो क्या आता है, प्लूरल आती है, और वर्ब क्या होती है, सिंगुलर होती है। यहाँ पे आपको एस लिखना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। तो नाइदर ऑफ द मैन वॉन्ट्स टू हेल्प ईच अदर, क्या सही लिखा है क्या, नाइदर किसको रेफर करता है, नाइदर रेफर करता है दो थिंग्स को या दो पीपल को, ठीक है। तो दो लोग हैं तो यहाँ किसका यूज किया जाएगा, ईच अदर का यूज किया जाएगा। एंड थर्ड सेंटेंस में जैसे ही मैंने यहाँ पे नन का यूज किया, ठीक है, जैसे नाइदर दो के लिए होता है, नन दो से ज्यादा के लिए होता है, तो मेरे को ये पता चल गया कि जो सब्जेक्ट है इट इज मोर देन टू। तो नन ऑफ द मैन वांट टू हेल्प
वन अनदर, ठीक है। यहाँ ईच अदर नहीं लिखा, ईच अदर क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ दो लोगों का यूज किया गया है। दो का कैसे पता चला? नाइदर से, बोथ से, एंड दो से ज्यादा के लिए वन अनदर का यूज करेंगे। और दो से ज्यादा कैसे पता चला? जब दो नहीं है तो दो से ज्यादा है। और दूसरी बात है कि नन का यूज दो से ज्यादा के लिए किया जाता है, ठीक है। और इस प्रोनाउन में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ईच अदर और वन अनदर, दे आर ऑलवेज यूज ऑन द ऑब्जेक्ट प्लेस, ठीक है। ये वर्ब के बाद में यूज किए जाएंगे, इनका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कभी भी नहीं होता है। व्हेनेवर दे आर यूज्ड इन अ सेंटेंस, दे आर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और एट द ऑब्जेक्ट प्लेस, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। ये हमारा 8th रेसिप्रोकल प्रोनाउन था। 9 नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना, बांटना। तो ईच ऑफ, है ना, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये पिछले सेंटेंस में हमने जो पढ़ा है ना, ये कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ये सब किसके पार्ट है? ये किसके पार्ट है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के पार्ट है ना। इनके साथ में ऑफ आता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनके साथ में क्या आता है? ऑफ आता है। जैसे यहाँ देखिए, पहले इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या हुआ? हर एक में, प्रत्येक में, है ना। दो है तो दो में से एक, है ना। बहुत सारे लोग हैं तो उनमें से कोई एक, एनी ऑफ, है ना, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ। तो यहाँ आपको देखना है, यहाँ जो ईच है विच इज फॉलोड बाय ऑफ, इसको तो हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जबकि ईच के बाद में जो नाउन आता है ना, नाउन आता है, तो उस कंडीशन में ईच एक एडजेक्टिव हो जाता है। और कौन से एडजेक्टिव की तरह इसको रेफर करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको यहाँ ध्यान देनी है कि ईच फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन, ये तो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एंड ईच ऑफ इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में आएगा। एंड ईच ऑफ जब भी आएगा तब इस चीज को क्या बोला जाएगा? प्रोनाउन बोला जाएगा। कैसा प्रोनाउन या कैसा एडजेक्टिव बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। आई होप इजी है मैं बोल रहा हूं। अगर मैं यूज करूं ईच बॉय, ठीक है, बिल्कुल सही है। इस कंडीशन में ईच क्या है? एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। लेकिन मैं बोलूं ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है, तो ईच ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आता है। एंड इस कंडीशन में ईच जो है वो क्या है? ईच ऑफ क्या है आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और दोनों ही कंडीशन में वर्ब जो आती है वो क्या आती है? सिंगुलर आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, नाइदर ऑफ द टू बॉयज केम हियर। अब नाइदर किसके लिए बोल रहा है? देखो नाइदर आया है, सही आया है कि नन ऑफ आना चाहिए, नाइदर ऑफ आना चाहिए। तो हम बोलेंगे सिंस दे आर टू बॉयज, है ना, दो लड़के, इसके लिए किसका यूज किया जाएगा? नाइदर का यूज किया जाएगा। और ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस में क्या किया जाता है? दो से ज्यादा लोगों के लिए, यहाँ देखो द बॉयज लिखा हुआ है ना, स्पेसिफिकली टू नहीं है या टू को रेफर करने वाला कोई भी वर्ड नहीं है, तो उनकी एब्सेंस में इसको क्या माना जाएगा? मोर देन टू माना जाएगा। इसीलिए हमने इसका किसका यूज किया है? नन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। आपको ये समझना है आइदर और नाइदर का यूज किसके लिए किया जाता है? टू पर्सन के लिए। एंड नन और एनी का किसके लिए यूज किया जाता है? मोर देन टू के लिए, ठीक है। और ईच बॉय होगा और ईच ऑफ द बॉयज होगा। दोनों ही केसेस में क्या यूज की जाएगी? सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। तो आपने ये नाउन भी देखा कैसे सिंगुलर नाउन यूज करना है, कैसे प्लूरल नाउन यूज करना है, क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, किस टाइम पे कैसी वर्ब को यूज करना है। इट इज क्वाइट सिंपल। बस आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, है ना। जो बोला गया है उसको एग्जैक्टली समझना पड़ेगा और सेंटेंस में अप्लाई करना पड़ेगा। हालांकि देखो ये आपकी इनिशियल क्लासेस है, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी एग्जाम्पल्स हो, है ना, वो बिल्कुल क्या हो? बेसिक लेवल के हो, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझना है ना, ना कि अभी आपको सेंटेंस समझना है। अभी हम इसी स्टेज पे आए हैं कि हमको थोड़ा सा नाउन का आइडिया हुआ है ना, हमने थोड़ा सा प्रोनाउन का आइडिया लिया। और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होने वाला है, वर्ब होने वाला है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। और जैसे ही वर्ब हो जाएगा, एज सून एज वी विल डन वर्ब पोर्शन, है ना, तो हमारे पास में एक इतना अच्छा खासा नाउन हो जाएगा जिससे हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और एक वर्ब आ जाएगी तो हम बेसिक टाइप के सेंटेंसेस जो है, ठीक है, जैसे ही वर्ब हो जाएगी तो हम क्या कर पाएंगे? वर्ब पे अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा हमको। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लेस पे हम क्या लिखते हैं? यूजुअली नाउन प्रोनाउन लिखते हैं। तो उनको हमने डिटेल में पढ़ा है कि किस तरीके के केसेस होते हैं, कौन सा नाउन होगा, कौन सा प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन में किस टाइप का टाइप होगा प्रोनाउन का, उसको कैसे यूज करते हैं। तो आइए लास्ट जो हमारा 10th प्रोनाउन है, दैट इज इंटेंसिव या एम्फेटिक। मैंने आपको पहले भी बताया था एम्फेटिक वर्ड का मतलब क्या है। एम्फेटिक का मतलब होता है किसी को एम्फेसाइज करना, है ना, किसी चीज पे जोर देना या बल देते हैं तो उसको बोला जाता है एम्फेसाइज करना।
है ना, इसी को इंटेंसिव बोला जाता है, सीरियस प्रोनाउन बोला जाता है। तो आप देखो इसका यूज क्या है, इट एम्फेसाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ये सेंटेंस में यूज हो रखे किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, एम्फेसाइज करता है, उस चीज पे थोड़ा सा जोर देता है, बल देता है, उसको इंटेंसिफाई करके बताता है, राइट। और इसके जैसा ही तो इस ये कौन कौन से है, ये फर्स्ट पर्सन में माई सेल्फ और आर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ और योर सेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ हरसेल्फ और इटसेल्फ, एक देमसेल्फ भी है तो ये रहा देमसेल्फ। और मैंने आपको बताया ये सारे के सारे प्रोनाउन, इन्हीं को अगर मैं सिर्फ आपसे ऐसे ही पूछूं, वर्बल या ओरल क्वेश्चन पूछूं कि माई सेल्फ किस टाइप का प्रोनाउन है, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर माई सेल्फ हम किस में पढ़ते हैं, माई सेल्फ हम एम्फेटिक प्रोनाउंस में भी पढ़ते हैं, एंड माई सेल्फ हम किस में पढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी पढ़ते हैं। आई होप आपको याद होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, इट रेफर्स, किसको रेफर करते हैं, सब्जेक्ट को रेफर करते हैं ना, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर किस कंडीशन में ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होंगे माई सेल्फ, और किस कंडीशन में ये क्या होंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन होंगे। तो मैंने आपको एक चीज बताइए, एक बात बताइए, इंटेंसिव और एम्फेटिक प्रोनाउन जो है यूजुअली कहाँ यूज होते हैं, ये सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद में यूज किए जाते हैं, सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद में इसको यूज किया जाता है जिस चीज के लिए ये है। यहाँ आप देख पाओगे कि यहाँ ये माई सेल्फ कहाँ लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, इसी से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखो इन सेंटेंसेस का मतलब देखिए, जब मैं बोलता हूँ आई माई सेल्फ डिड इट, आई माई सेल्फ डिड इट, तो मैं इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि मैंने खुद ने ये किया है। यस, आई माई सेल्फ डिड इट। कोई मेरे को डिनाई करेगा नहीं आपने नहीं किया, और मैं बोलूंगा नहीं नहीं मैंने खुद ने ये किया है, मैंने खुद ने ये देखा है, ऐसा हुआ है, तो मैं बोलूंगा आई माई सेल्फ सॉ इट, आई माई सेल्फ डिड इट। ये एम्फेटिक है जब ये सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद में यूज हो रहा है, एंड व्हेनेवर ये बाद में यूज होता है तो इसको इतना एम्फेसाइज तरीके से नहीं बोलते, इसको बोलते हैं आई डिड इट माई सेल्फ, मतलब ये मैंने खुद किया है, ये आप सिर्फ बता रहे हो, है ना। ये एक नॉर्मल तरीका है कि ये मैंने खुद किया है ना, दोनों ही जगह आप खुद या स्वयं बोलते हो, ये भी बोल रहे हो मैंने खुद ने ये काम किया है, मैंने खुद ने ये एक्सरसाइज की है, ठीक है। और यहाँ मैं बोल रहा हूँ आई डिड इट माई सेल्फ, ये एक खाली क्या है, फैक्चुअल जैसा है, ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि मैंने ये खुद ने किया है, यहाँ कोई एम्फेसाइज नहीं किया जा रहा। तो एम्फेटिक प्रोनाउंस कब होंगे, जब ये प्रोनाउन जो है सेल्फ और सेल्फ वाले वो सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद में यूज होंगे, तब ये एम्फेसाइज करेंगे, अदरवाइज ये क्या कहलाएंगे, अदरवाइज ये क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ये किसको रिफ्लेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट को यूजुअली रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर मैं बोलूं इस सेंटेंस को मैं ऐसे कर दूं, ही एंड आई डिड इट, डिड इट, और फिर यहां आपको बोल दूं कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, तो व्हाट शुड बी द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो क्या आना चाहिए आप मुझे बताइए। तो प्रोनाउन के जो रूल मैंने बताया था ना, जब भी दो या दो से ज्यादा प्रोनाउन है उनके पॉजिटिव केस कैसे बनाते हैं, कैसे रिफ्लेक्सिव बनाते हैं, तो पॉजिटिव में मैंने बताया होगा कि जब कभी फर्स्ट पर्सन है तो इन द फर्स्ट पर्सन की प्रेजेंस में हम क्या बनाएंगे, है ना, आवरसेल्व्स बनाएंगे। उसी तरीके से हम बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि ही थर्ड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन की प्रेजेंस में हम क्या बनाएंगे, इसका फर्स्ट पर्सन का प्लूरल का इंटेंसिव या एम्फेटिक केस या रिफ्लेक्सिव केस बनाएंगे, जो कि क्या होना चाहिए, आर सेल्व्स होना चाहिए। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे कि जैसे मैंने वो पहले सेंटेंस लिखा था, जैसे ही एंड आई शुड रेस्पेक्ट, तो क्या आएगा, आर पेरेंट्स आए, आपको याद होगा तो सिमिलरली आर से आर वाला जो केस बनेगा वो क्या होगा, आर सेल्व्स होगा, ठीक है। और ये हमारा लास्ट जो था प्रोनाउन था जिसको हमने पढ़ा है। आई होप आपको समझ में आया है 10 टाइप के जो प्रोनाउन है उनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो कौन से है, मैंने आपको बताया। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए जो सबसे आधारभूत है दैट इज पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस है, पॉजिटिव प्रोनाउंस का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेटिव प्रोनाउन है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उनको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को सही करने के लिए आपको ये प्रोनाउन देखने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, ठीक है। तो आप यहाँ ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं सीखा है, अगर ये 4 क्लास नाउन की हुई है, नो डाउट जिस बच्चे ने ईमानदारी से पढ़ा है तो उसको काफी कुछ क्लियर हो गया कि क्या वर्ड क्या है और इनको किस तरीके से यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियोस पसंद आए, इसी के लिए आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।